विवेकानंदाय
महाराज द्वय के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अब मैं आज के वक्ता द्वय श्रीमद स्वामी नितेश्वरानंद जी महाराज और बीएचयू के ज्वाइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर मयंक नारायण सिंह जी के साथ पूज्यपाद अध्यक्ष महाराज से निवेदन करूंगा, कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हाँ दादा हो गया। अब मैं उद्बोधन संगीत के लिए पूज्यपाद स्वामी शास्त्रीदानंद जी महाराज को मंच पर आमंत्रित करता हूं और तबला पर उनका साथ देंगे स्वामी निर्लेपानंद जी महाराज। महाराज द्वय आप कृपया मंच पर आए।
दत्तद्वय के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अब मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे आश्रमाध्यक्ष परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज को आमंत्रित करना चाहता हूँ। महाराज श्री कृपया आप आए। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की जनता ये उत्सव को मना रहे हैं। भारत के सरकार ने इनका कंसेशन किया है, इनका विचार किया है और इम्प्लीमेंट करने को जा रहे हैं। बहुत सुंदर नाम दिया है, भारत का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष। अमृत माने जिसकी कभी मृत्यु न हो, और भारत का अमृत महोत्सव। भारत एक अमर संस्कृति है, एक अमर सभ्यता है, और जहाँ वह सभ्यता वह संस्कृति है वह देश भारत है। इस भारत में जो संस्कृति और जो धर्म हुआ है उसका नाम ही सनातन है, जिसका आरंभ नहीं हुआ है, और जिसका आरंभ नहीं हुआ उसका अंत भी नहीं होता। ये अनादि अनंत संस्कृति की भूमि भारत में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। एक समय ये भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती थी। फिर ऐसा भी समय आया जब एक अज्ञान की गर्त में और गरीबी की खाई में डूबा हुआ ये देश था। ऐसी सब सभ्यता में होता है, और ऐसी सब बहुत सी बड़ी बड़ी उन्नत सभ्यताएं इतिहास में आई और खो गई, और आज पिरामिड जैसे उसके अवशेष मात्र है। जो इतनी विकसित सभ्यता कैसे विनष्ट हुई अभी भी ठीक से नहीं मालूम, मगर भारत विनष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भारत के अंदर में ऐसे ऐसे महापुरुष आए हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति की ज्योति को सदा जलाए रखा है। ऐसा ब्रिटिश समय का जो पीरियड 200 साल और उसके आगे भी काफ़ी समय हमारा देश अंधकार के गर्त में गुलामी की बेड़ियों में रहा था, मगर भारत फिर जाग उठा स्वामी विवेकानंद का कॉल से, आह्वान से, और एक संघर्ष हुआ और विराट संघर्ष हुआ, जिसको अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से जाना पड़ा। भारत स्वतंत्र हुआ। विवेकानंद ने बोला था भारत एक बार फिर जगेगा और विश्व गुरु बनेगा और श्रेष्ठ उसके उन्नत देश बनेगा। जब ये आंदोलन हुआ और हम लोग फ्रीडम हम लोगों को मिली, आज़ादी मिली, इसका ये पूरा का पूरा जो एक संघर्ष, इसमें विश्व में जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में कॉलोनाइजेशन के अंदर में थे और गुलामी की बेड़ियों में थे, सबको प्रेरणा दी और सब धीरे 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 करके आदर्श बन गया। भारत ने विकास की और मुक्ति का जो आदर्श जगत को दिखाया, विश्वगुरु बनने का ये प्रथम कदम था। अभी 75 वर्ष हो गया हमारी आज़ादी का, हम बहुत विकसित हुए हैं, इसमें कोई ना नहीं, मगर हमको विकास की चरम सीढ़ियों में उठना है।
और उस विकास की चरम सीढ़ियों को चढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है सोसाइटी में, वह युवा है, हमारे विद्यार्थी है, जो भारत के भविष्य बनेगा और भारत को आगे लेके जाएंगे। उन सब युवाओं को लेकर के ये युवा महोत्सव हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय में मना रहे हैं। और युवाओं के लिए प्रथम क्या जरूरत है विकसित होने के लिए, जो विद्यार्थी है स्कूलों में, कॉलेजों में, कैरियर गाइडेंस, कैसे मुझे आगे जाना है, कौन लाइन में मुझे जाना है, मेरी योग्यता, मेरा संसाधन और मेरे पास में जो और कुछ फैसिलिटी है उससे कौन विषय में लूँगा, किस ढंग से आगे जाऊँगा, उसका एक कोई योग्य व्यक्ति के पास से हमको मिलना चाहिए गाइडेंस। और उसके लिए बेस्ट गाइडेंस हमको मिल सकते हैं भारत में जो एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है BHU, उस BHU के जॉइंट रजिस्ट्रार हमारे बीच में है श्री डॉक्टर मयंक नारायण सिंह, जॉइंट रजिस्ट्रार। हम लोग को गाइडेंस देंगे कैसे क्या क्या है चांस आगे जाने के लिए, क्या फैकल्टी है, क्या विषय है, कहाँ फैसिलिटी है, सब उनके पास में से हम लोगों को मिलेगा। आप लोग प्रश्न भी कर सकते हैं। मगर जीवन में खाली कैरियर, एकेडमिक कैरियर और उसके बाद में फाइनेंशियल कैरियर और सर्विस कैरियर ही नहीं है। एकेडमी और बौद्धिक विकास और धन और जागतिक सुविधा ही मात्र नहीं है, जीवन का आयाम उससे बहुत बड़ा है। ये सब मिलते हुए भी लोग निराश हो जाता है, लगता है जीवन में कोई सफलता नहीं मिली, निष्फलता ही उनके जीवन में लगती है, निराशा लगती है। और ऐसा भी समय आता है कभी उनको सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की इच्छा हो जाती है। ऐसी सिचुएशन है हमारे समाज में। इससे गाइडेंस, इसमें से इसको आपको उसमें से उठाने के लिए एक दूसरा कैरियर गाइडेंस ज़रूरत है। जो कैरियर है मात्र एकेडमिक नहीं, पूरा लाइफ कैरियर है। इसलिए लाइफ स्किल के एक्सपर्ट हमारे स्वामी जी है, स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज, जो विश्व भर में घूमते हैं। भारत में कितनी कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियों में जाकर के युवाओं को उत्साह देते हैं और कितने युवा उनके मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़े हैं और अपने अपने क्षेत्र के शिखर पे पहुँचे। हम लोगों का सौभाग्य है आज स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज भी हमारे बीच में हैं। हम ये दोनों विद्वान वक्ताओं को हृदय से स्वागत करते हैं। और आप सब विद्यार्थी जो भी कॉलेज या स्कूल से आए हैं, आपके साथ में आपके लर्नर टीचर्स आए हैं और स्वामी जी आए हैं, मैं आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। अब मैं पूज्य अध्यक्ष महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे वक्ता श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें। आप सभी से आग्रह है कि करतल ध्वनि के साथ आप भी स्वागत करें महाराज श्री का। महाराज श्री ग्लोबल ऑडिटर हैं और साथ ही काशी के ऊपर कुछ पुस्तकों को महाराज श्री को भेज दिया जा रहा है। और अब मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महाराज से कि हमारे आज के दूसरे वक्ता हमारे आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुल सचिव और वन ऑफ द इंडिक स्कॉलर, जो देश के जाने माने इंडिक स्कॉलर हैं, डॉक्टर मयंक नारायण सिंह को अंग वस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत कर रहे हैं। साथ ही स्वामी जी का स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और
संपूर्ण विवेकानंद साहित्य हम उन्हें भेंट कर रहे हैं। अगर हम स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज के शब्दों में कहें तो हम उन्हें एटम बम भेंट कर रहे हैं। अब हम कार्यवाही सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। करियर गाइडेंस के लिए हमारे बीच, जैसा कि मैंने बताया, बीएचयू के संयुक्त कुल सचिव डॉक्टर मयंक नारायण सिंह सर हैं। मयंक नारायण सिंह सर काशी मंथन के संस्थापक हैं और इन्होंने एक ऐसे मंच की स्थापना की है जहां इंडिक सेंट्रिक जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको वहाँ एक मंच मिला और वहाँ हम भारत की जो वास्तविक समस्या है और जो निदान, उसका वहाँ डिस्कशन होता है। हमारे आचार्य डॉक्टर मयंक नारायण सिंह सर राइटर भी हैं, जिन्होंने वुल्फ्स लैर एक ऐसे नॉवल को लिखा है जो वन ऑफ द रेयरेस्ट जॉनर इन द मिलिट्री थ्रिलर हम कह सकते हैं उसको, और वो अप्रूव्ड भी है भारतीय आर्मी के द्वारा। उसके सारी लाइब्रेरी में वो बुक मिलती है। और मैं इनके विषय में जितना भी ऐसे इंटेलेक्चुअल हमारे बीच में आए हैं और हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे करियर गाइडेंस करेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। मैं सर को आमंत्रित करता हूँ, सर आप कृपया आए और हमारे बंधुओं का मार्गदर्शन दें। जय हिंद दोस्तों। रामकृष्ण अद्वैत मिशन के महाराज भाई को मेरा प्रणाम और सभागार में उपस्थित सभी युवाओं को, सभी बच्चों को, सभी महाराज टीचरों को, सबको मेरा प्रणाम। और मेरे बड़े भाई देवाशीष दास जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच आ सकूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रामकृष्ण अद्वैत मिशन में आज उपस्थित हूँ और आप सबसे रूबरू हूँ। स्वामी जी, मेरा जीवन कलकत्ता में बीता है, तो बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन से एक ऐसा नाता है जो बचपन का नाता है, बचपन की यादें हैं जो शांति बेलूर मठ में मैंने पाई। आज 51 साल का मैं हो चुका हूँ, उतनी शांति मुझको फिर कहीं किसी जगह नहीं मिली। क्या कारण था ये कहना शायद मेरे लिए संभव नहीं है, उतनी मेरी सोच नहीं है, उतना मेरे पास ज्ञान नहीं है। और जो आपने साहित्य मुझको दिया है, इसके बहुत छोटे से पहलू से मैं बनारस में 2004 में नौकरी करने आया। परिवार मेरा कलकत्ता में ही रहता था, तो हर 15 दिन पे जाना होता था। अब ट्रेन की यात्रा कटे कैसे, तो रामकृष्ण मिशन का साहित्य स्टेशन से लेता था, विवेकानंद की वाणी, बहुत छोटा साहित्य, बहुत वो रहता था। पर जो ज्ञान वहाँ से मुझको मिला, जो जीवन के बारे में सोच मिली, उसको पाके ये मेरा सौभाग्य है कि मुझको पढ़ने को मिला। और इस देश का सौभाग्य है कि स्वामी जी जैसे एक विभूति इस देश में जन्मे। मैं उनको 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े जननायकों में, सबसे बड़े लोगों में मानता हूँ। और रही बात कैरियर गाइडेंस की, अब स्वामी जी के सामने क्या कैरियर और क्या कैरियर गाइडेंस, उनका जीवन अपने आप में एक कैरियर गाइडेंस का। ये मैं बच्चों आपसे बात रोक रहा हूँ कि स्वामी जी को अगर आप देखेंगे तो कैरियर की अगर परिभाषा में हम जाए तो कैरियर वो चीज़ है जो हम करते हैं एक आजीविका के लिए। सामान्य परिभाषा यही, आप सब लोग भी यही सोचते होंगे आपस की बातचीत में हर दिन कि कैरियर क्या है। तो कैरियर को हम पेशे से जोड़ते हैं, जॉब से जोड़ते हैं। ठीक भी है, बिना जॉब के, बिना आजीविका के जीवन ही संभव नहीं है।
बट उससे ऊपर जब आपको समय मिले कभी भी तो जरूर सोचिएगा कि स्वामी जी का करियर जो था वो क्या था। वो एक जॉब था, देश सेवा थी, मानव सेवा था, क्या था। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक समझ तो नहीं पाया हूँ। आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप शायद मुझसे पहले समझ पाएंगे इस चीज़ को। प्रयास जरूर करिएगा। तो विषय पे आए करियर गाइडेंस, करियर ऑप्शंस। मैं इसको इंटरैक्टिव रखना चाहूँगा अगर आप लोग एग्री करें, क्योंकि एक तरफा भाषण रखने से ये ऐसी चीज़ें जिस पे एक तरफा मैं बोलता रहूँ तो अंत में आप सुन तो लेंगे लेकिन मैं आपको नहीं समझ पाऊँगा, आप मुझको नहीं समझ पाएंगे। तो आप में से कोई खड़ा होकर के अगर मुझे बता, स्वामी जी आपकी अनुमति से मैं थोड़ा इस पैटर्न को बदलना चाहता हूँ। एक तरफा मोनोलॉग थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। तो अगर आप में से कोई उठ के कहे कि करियर क्या होता है, पहले करियर को परिभाषित आप कोई भी हाथ उठा करिए जो भी आपके मन में आता है। कोई आपके मन में करियर को लेकर क्या विचार आता है? करियर क्या चीज है? नौकरी? जिंदगी को सही राह पे ले जाना। आप स्टूडेंट का लक्ष्य है तो सही चीज है, दोनों चीजें हैं। बट उन्होंने कहा कि नौकरी, आपने कहा स्टूडेंट का लक्ष्य। देखिए यही विरोधाभास शुरू होते हैं। स्टूडेंट का मेरे हिसाब से करियर वो है जो आपको सही में जीवन को एक राह पे लेके जाना है, एक पथ पे चलना। और स्टूडेंट का लक्ष्य होना चाहिए एक पथ पे चलना, एक रास्ते पे चलते रहना। करियर को नौकरी में न बांधे। और आज हम लोग जब बड़े हो रहे थे, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 96 में मेरा पीजी है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री में। मेरा शौक था एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि शायद करियर क्या होता है और क्या सही चॉइसेस होती हैं। मैंने जो किया वो एक स्पॉन्टेनियस था। मैं भाग्य को भी बहुत प्रबल मानता हूँ। हम मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य आपको कहीं ना कहीं लेके जाता ही रहता है। 96 में मेरा पीजी था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री विषय मेरी बहुत रुचि का नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, तो मेरी रुचि का विषय नहीं था। परिवार में सारे लोग डॉक्टर थे, जो उस समय बड़े संयुक्त परिवार हुआ करते थे। मेरी एक पुष्ट पहले मेरे पिताजी IRS ऑफिसर थे, बाकी उनके परिवार में हर आदमी डॉक्टर था और उनके जो बच्चे थे वो भी डॉक्टर की राह पे थे या बन रहे थे। तो परिवार का एक दबाव था कि मेडिकल करना है। आप में से कई ऐसे यहाँ होंगे जिनके ऊपर भी दबाव होगा, चाहे तो ये दबाव आपका स्वयं का नहीं होता है या परिवार का होता है। कई बार आप किसी को घर में किसी को एक आइडल वर्शिपिंग करते हैं कि परिवार ही में आपके कोई रहता है या पड़ोस में रहता है, मित्र रहता है कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो आपके परिवार वाले भी कहते हैं कि उसके जैसा हो। आप भी चाहते हैं कि हम उन भैया जैसा बन जाए, उन दीदी जैसा बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझको परिवार ने कहा कि डॉक्टर बनना है। मेडिकल में मेरी रुचि नहीं थी ज़्यादा, मेरी साइंस में रुचि नहीं थी। मेरी रुचि लिबरल आर्ट्स और आर्ट्स की तरफ थी। मेरा रुचि का विषय इतिहास था, दुनिया का इतिहास, कि दुनिया का इतिहास कैसे इवॉल्व किया, मनुष्य बना कैसे, कहाँ से आया और यहाँ तक पहुँचा कैसे, उसने अपना करियर पाथ कैसे चुना। मेरे लिए वो विषय ज़्यादा रुचिकर थे। खैर करियर पाथ यही था। मैंने पढ़ाई में ठीक ठाक ही था तो करता जाता था, नंबर आते थे। घर वाले सोचते थे कि ये भाग रहा है पढ़ाई से, अच्छा तो है लेकिन साइंस पढ़ना नहीं चाहता। खैर मेरी पीजी हो गई। मेरा इंटरेस्ट उस समय तक एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज की ओर जा चुका था पूरी तरह से। पर जिसको कहते हैं करियर पाथ, जो आपने कहा ना कि क्या राह चुननी चाहिए, वो राह तब तक मेरे पास थी नहीं। आप सौभाग्यशाली, आज की जनरेशन हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है उस हिसाब से, उसको अपनी चीज़ें पता है। हमारी जनरेशन को चीज़ें पता नहीं थी। हम पढ़ते लिखते थे, खेलते कूदते थे, सब करते रहते थे, पर मेरे जैसे को, मैं शायद अपनी जनरेशन को कह रहा हूँ, जनरलाइज नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता था। तो मैंने सिविल सर्विसेज ट्राई किया। 3 बार मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया, 3 बार, जो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। मैं कनाडा जा चुका था तब तक वापस। वहाँ पे सिविल सर्विसेज का कोई माहौल नहीं था। अभी करियर की दूसरी बात है, मैं जो बोल रहा हूँ इनसे मैं आपको बता भी रहा हूँ, मैं अपने बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ। माहौल क्या प्रभाव डालता है? पहला प्रभाव परिवार का, दूसरा माहौल आपके आसपास का। तो जिस साल मैंने पहली बार सिविल सर्विसेज में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, उस साल कुल 3
3 छात्र ऐसे थे पूरे पश्चिम बंगाल में जो सिविल सर्विसेज के फाइनल इंटरव्यू में थे। आप मान लीजिए कि करीब 1800-1900 लोग रहते होंगे फाइनली, और उसमें से मात्र 3 छात्र बंगाल के। अब कलकत्ता के कितने थे ये मैं नहीं जानता, ना वहाँ किताबें मिलती थी, ना वहाँ का बिल्कुल इस तरह का परिवेश था नहीं। वहाँ लोग साइंस में या तो चले जाते थे, प्योर साइंस में रिसर्च करके लोगों का इंटरेस्ट होता था विदेश चले जाना, या कॉमर्स की ओर झुकते थे क्योंकि बिजनेस तब तक था वहाँ पे। तो उस माहौल में मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया, क्योंकि देर से राह चुनी थी, देर से अपना मार्ग सोचना शुरू किया था। उसका नतीजा होता है कि वो सफलता जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलती है। तो वो सफलता नहीं मिली, कुछ नंबरों से मैं हर बार छूट गया मेरा इंटरव्यू। उसके बाद मैंने 8 साल एक भारत सरकार की केमिकल लेबोरेटरी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हिंदुस्तान में केमिकल्स होते हैं, या कॉन्ट्राबैंड होता है, या नार्कोटिक्स होता है, या अल्कोहल होता है, उस पर वही लैब काम करती है, उन चीज़ों को डिटेक्ट करना, टेस्ट करना। अब सोचिए मैं कहाँ से चला था, जो सब्जेक्ट मुझको बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने 8 साल उस सब्जेक्ट की नौकरी की। हर साल हर दिन एक बोझ लगता था। नौकरी करनी थी, करियर था, लेकिन करियर डिसाइडेड नहीं था। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप करियर को जब सोचें अपने, तो आप अपने मन की भी सुने, आपको क्या चीज़ पसंद आती है। मेरे कहे पे मत करिएगा, मैं तो यहाँ आऊँगा, मैं दुनिया को देख रहा हूँ अपने चश्मे से। आप दुनिया को अपने चश्मे से देखिए, अपने परिवार का सहयोग लीजिए, उनसे बात करिए, बट चश्मा आप नहीं पहनिए। तो मैंने 8 साल वो नौकरी की। तब तक BHU में मुझको ये मौका मिला जो एडमिनिस्ट्रेशन का मौका था, जो सिविल सर्विसेज तो नहीं हो पाया, तो मैंने लगा यही एडमिनिस्ट्रेशन का एक मौका मैं कर लूँ। बीच में मैं 96 में इंडियन आर्मी की नौकरी में नहीं जा पाया था, सेलेक्ट होने के बावजूद मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। मैंने कुछ दिन प्राइवेट नौकरी भी की, लेकिन केमिस्ट्री की नौकरी वो मेरे राशि नहीं आ रही थी। अगर हर दिन, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो कि हर दिन आपको लगे कि आप नौकरी पे जा रहे हैं, या क्लास में जा रहे हैं, जीवन में जा रहे हैं, और ये बोझ है, और अगर इस बोझ को आप उतार सकें तो बड़ा अच्छा हो, बड़ा कष्टकर होता है। खैर वो सब हो गया, इंडियन आर्मी छोड़ दिया, वो भी मेरा शौक था, नहीं जा पाया, जो कारण थे अब वो यहाँ डिस्कस करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं यहाँ आया नौकरी करने, फिर यहाँ नौकरी करता रहा, चलता रहा, अच्छा चलता रहा, बहुत अच्छा चला है। ईश्वर की कृपा, महादेव की कृपा, मालवीय जी का आशीर्वाद था कि सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर भी मन में रहा कि कुछ कमी अभी भी पूरी हुई नहीं है, कुछ बाकी है। मैं लिखता था। ऐसे में मुझे 3 साल IAS में 200 में 160 से लेके 180 नंबर तक आए थे, जो सामान्य नहीं होता है। जनरली अगर सिविल सर्विसेज टॉपर को देखिएगा तो 100 के आसपास वैसे जो पेपर रहता है उसमें पाया रहता था। तो मैं लिखता था, तो इसको मेरे कुछ सहयोगियों ने प्रेरित किया कि आप लिखना शुरू कीजिए, और लिखना शुरू हुआ माँ गंगा की व्यथा देख के। सिकुड़ती जा रही थी, गंदगी फैलती जा रही थी, ये सारे करियर ऑप्शन हैं आपके सामने, ये मत सोचिएगा मेरी जीवनी है। गंगा जी आपके सामने, हम लोग की आंखों के सामने। उस समय राष्ट्रपति थी मैडम, हमारी नाम भी भूल जाता उनका, प्रतिभा पाटिल आई थी। तो उनके सिक्योरिटी डिटेल होता है, जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उनके साथ नेवी के कमांडर होते हैं और एयरफोर्स के कमांडर होते हैं। तो उन तीनों लोगों को लेकर मुझको गंगा जी का दर्शन करवाना था। मैं वहाँ गया गंगा जी का दर्शन करने, और दुर्गंध आ रही थी। दशाश्वमेध घाट पे रात में 11 बजे, ये सन 2011-12 के आसपास की बात है, दुर्गंध आ रही थी। तो चर्चा वहीं से शुरू हुई। तो मेरे मन में आया कि अब कुछ लिखना चाहिए। तो मेरा मुख्य उद्देश्य था गंगा जी की व्यथा को लोगों के सामने लाना। 2011 में शुरू हुआ, और भाग्य देखिए कि गंगा जी में मैं एक लेख भी नहीं लिख पाया। मैं चला गया दूसरी दिशा में, लिखने लगा। लिखते लिखते सन 2017 में मेरी किताब आई। उसके पहले, और ये सब नौकरी करते हुए हो रहा था, जिसको आप करियर कहते हैं, बट मेरा करियर एक दूसरे रास्ते पे भी चल चुका था। कहने का कि करियर कभी भी यूनिडायमेंशनल मत रखिए। करियर ये मत रखिए कि बस एक दिशा का मेरा करियर है, कि मुझको सॉफ्टवेयर में नौकरी करनी है तो मैंने सॉफ्टवेयर में नौकरी कर ली, अब मेरा जीवन समाप्त।
करियर समाप्त, अब उसको पैसा कमाना है इसी करियर में, कल शादी हो जाएगी, परसों बढ़िया गाड़ी हो जाएगी, परसों बढ़िया घर हो जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन क्या मनुष्य का जीवन सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए हुआ है? सिर्फ पैसा कमा करके, एक बढ़िया घर बना करके? मेरा मानना है नहीं। आपको अपने जीवन को, जो आपको ईश्वर ने वरदान दिया है मनुष्य जीवन का, उसको ऑप्ट करिए, अलग अलग चीजों में जाइए। अगर आपका किसी का म्यूजिक में शौक है, किसी का डांस में शौक है, आपको पता नहीं, इस उम्र में आप बैठे हैं, आपको लगेगा कि ये सच्चाई नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका करियर कब बदल जाएगा, कब 40 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर की नौकरी करते करते आप एक अच्छे डांसर बन जाएंगे, आपको पता नहीं। आपको ये पता नहीं कि वही डांस आपका करियर बना देगा। आपको पता नहीं कि किसी को फिल्म बनाने की अगर कोई कला, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर हैं जो नौकरी छोड़ करके आए हैं, जो नौकरी छोड़ कर लेके आए हैं। मेरे मित्र थे नीरज पांडे, जिन्होंने बेबी, आप लोग देखी होगी बेबी पिक्चर, उनकी बहुत बहुत बढ़िया पिक्चर्स बनाते हैं, वो बेबी है। तो वो एड एजेंसी में काम करते थे, कैलकाटा में वो भी थे, एड एजेंसी में काम करते थे। और एक दिन उनको भी लगा कि ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है। लेकिन तब तक वो एड एजेंसी में काम करते करते उन्होंने दिमाग को एक तरफा नहीं कर दिया था कि 10 से 5 की नौकरी या 10 से 7 की नौकरी, इतनी तनख्वाह, इसको लेके घर जाना और घर जाकर के घर की पूरी जिम्मेदारी करना और जीवन जी लेना। उन्होंने अपने दिमाग को जीवंत रखा था। तो ये आपके लिए भी है कि आपका कब कैरियर बदल जाए, कब कौन कैरियर आपके सामने उपस्थित हो जाए। आप युवा हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। और तैयार कैसे रहिएगा? अपनी पैशन को जिंदा रखिए। कैरियर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है पैशन। आप काम, जैसे मैं काम करता था, मेरा उसमें पैशन नहीं था, मैं जीरो पैशन पे था, मैं सिर्फ एक नौकरी कर रहा था। तो उस पैशन को अपने जिंदा रखिए। और आज दुनिया जिस तरह से खुल रही है, ये मैंने जब काशी मंथन फिर मैंने एक बताया, एक इस्टेब्लिश किया। मेरी किताब जब निकली, देखिए कैरियर कैसे चलता है। किताब निकली, उस किताब को एंडोर्समेंट हिंदुस्तान के जो बड़े से बड़े आर्मी अफसर से उन्होंने किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको एंडोर्स किया पढ़ करके। किताब पढ़ने के बाद मुझको, उस किताब को लिखने के बाद मुझको अचानक एक दिन फोन आया रक्षा मंत्रालय से। ये मैं आपको सन 2018 मार्च की बात बता रहा हूँ। स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर उस समय रक्षा मंत्री थे, उनके ऑफिस से फोन था कि मंत्री महोदय ने आपकी किताब पढ़ी है। कैसे पढ़ी थी मुझको नहीं पता, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझको 2 दिन बाद का समय मिला। मैं 2 दिन बाद गया मिलने मनोहर पर्रिकर जी से। करीब 10-15 मिनट की मुलाकात थी। फिर वो गोवा के चीफ मिनिस्टर होके चले गए। मैं वहाँ किसी काम से गया, फिर उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि आपसे सर मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उनका ये सवाल था। मैंने उनको बताया कि एक लिट फेस्ट है, मैं उसमें आया हुआ हूँ अपनी पुस्तक को लेके। तो उन्होंने कहा कि काशी में क्या होता है, ऐसा कुछ होता है? और यकीन मानिएगा मुझे बहुत शर्म हुई ये देख कर कि काशी में कुछ नहीं होता था। बुरा मत मानिए, काशी में बहुत बड़ी समस्या है। हम अपने आप को संपूर्ण मानते हैं। काशी संपूर्ण है, हम संपूर्ण नहीं हैं। हम दुनिया से पीछे छूट रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ युवा अपनी पढ़ाई के इतर आकर के कोई दूसरी चीज कर सके, कोई टैलेंट अपना दिखा सके। कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। स्कूल से वो आपस में कॉम्पिटिशन करवाते हैं, कॉलेजेस से वो अंदर करते हैं। वहाँ मैंने काशी मंथन बनाया कि मैं आप जैसे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ जिसमें आप कुछ विषयों पे अपने एक्सपर्ट से डायरेक्ट 1-on-1 बात कर सकें, उनसे चर्चा कर सकें। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका नतीजा था कि मैंने कभी भी यूनिडायमेंशनली नहीं सोचा, एक तरफा होकर नहीं सोचा। अपनी सोच को बढ़ाइए। जैसे आप में कितने साइंस बैकग्राउंड के हैं, ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड के, कितने खूब अपनी मर्जी से साइंस पढ़ रहे हैं? सभी अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। 2-4 साल बाद पूछा जाएगा फिर से। अभी तो सकता है टीचर बैठे हों, पेरेंट्स बैठे हों। तो कितने आर्ट्स के हैं? अच्छा, जब से पीछे जो आप बैठे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो आर्ट? आप ये आप भी पीछे घूम रहे हैं। कोई भी बोलो, क्यों पढ़ रहे हो आर्ट्स? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? सामने आके बोल दो, कोई बात नहीं, फिर पीछे चले जाना। नहीं, कोई बात नहीं, बोले नहीं।
फिटनेस को लेकर वो मैं काम इसलिए BA इसलिए गया मुझे फिजिकल एजुकेशन करना था और जैसे मुझे ट्रैवलिंग पसंद है मुझे मैनेजमेंट का रीज़न नहीं है पर मैं BA तो टूरिज्म में आता है, टूरिज्म में फिजिकल सर ये रिपीट करा तो सब कुछ ये रिपीट करा हेलो हेलो। तो मैंने इसमें मैं BA आगे कर रहा हूँ तो मैंने एज ए करियर फिजिकल एजुकेशन और टूरिज्म चुना क्योंकि मुझे फिजिकली चीज़ें करना अच्छा लगता है और ट्रैवलिंग के लिए इसलिए मैंने टूरिज्म चुना। थैंक यू। ये ऑप्शन सिखाते हैं कि हमारे ज़माने में फिजिकल एजुकेशन वो करता था जो कुछ नहीं कर पाता था, तो फिजिकल एजुकेशन करता था। आज के ज़माने में इतने करियर ऑप्शन खुल चुके हैं। आप NIS पटियाला से लेके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर के और सबसे बड़ा करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए खुल चुका है। यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा माध्यम दिया है अपना करियर बनाने का, कि अगर आपका शौक है और आप बंधे नहीं रहना चाहते हैं किसी उससे, तो आप YouTube के जरिए अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज दूसरा तीसरे होंगे कॉमर्स के लोग जिनको बिजनेस पसंद होगा या जिनकी फैमिली बिजनेस की होगी या जो CA बनना चाहते होंगे। लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि करियर से मतलब साइलोस एक शब्द होता है अंग्रेजी में कि अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं पढ़ाया गया है। जैसे एक सब्जेक्ट है डेटा साइंस, कहने को डेटा साइंस है, इसमें साइंस में जनरली कंप्यूटर साइंस के लोग इसमें जनरली प्रेफर किए जाते हैं जो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, बहुत ओपनिंग फील्ड है। लेकिन डेटा साइंस नहीं रह गया है। डेटा साइंस में सोशियोलॉजी लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी डेटा एनालाइज करना, डेटा मशीन तो एक सेकेंड में, मशीन ने बेसिकली हम सबको यूजलेस बना देना है 10 साल में। अब ये अगली रेस जो है इंसान और मशीन के बीच में होने वाली है। आप जितने भी इंटेलिजेंट होंगे, जितना भी याद कर लोगे, जितना 5 साल में याद करोगे, मशीन 5 मिनट में याद कर लेगी। तो एक तो डेटा साइंस में अगर सिर्फ मशीन का यूज हो रहा है तो इंसान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली डेटा को एनालाइज कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है कि लोगों की साइकोलॉजी समझे। आप इसको देखिएगा, डेटा, अब आप इंडिविजुअल कैरियर्स को छोड़ दीजिए के बारे में सोचना, अब मल्टीटास्किंग कैरियर्स आ रहे हैं। मैथमेटिक्स के लोग, स्टैटिस्टिक्स के लोग, डेटा आ गया, स्टैटिस्टिकली एनालाइज कैसे होगा, मशीन ने तो कर दिया अपना काम, पर मशीन ने क्या तो सिर्फ एनालाइज किया है ना, उसके ह्यूमन एंगल्स जो हैं। इकोनॉमिक्स के लोग और ऐसे बहुत सा रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स एक और सब्जेक्ट है, कहने को आप सबको लगता होगा कि ये प्योर साइंस है। मैं आपको बता दूं, ये 50% साइंस के लोग हैं, इसमें 50% आर्ट्स के लोग आ जाते हैं इसमें, क्योंकि आर्ट्स के पास वो विधा है जो जनरली साइंस के पास नहीं रहती है। अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड, ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आप अपने आप को संकुचित मत करिए। डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर में एक तरह से साइकोलॉजी डॉक्टरी में उतनी यूज होती नहीं थी, उनको एक तरह से पागलों का डॉक्टर कह दिया जाता था। ऐसा है नहीं, इमेंस स्कोप है इन चीज़ों में। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को पसंद कर रहे हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी एक लाजवाब विषय है जो आपको ह्यूमन ब्रेन को समझने की कोशिश करके मौका देता है आपको। तो जब आप एक ह्यूमन ब्रेन को समझते हैं तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। अब मेडिसिन में उसकी ज़रूरत सिर्फ साइकियाट्रिक के पेशेंट को या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए, सर्जरी के पेशेंट को काउंसलिंग की जाती है। उनको आफ्टर सर्जरी, कैंसर में बहुत ज़्यादा यूज होता है लोगों का काउंसलिंग के लिए, क्योंकि परिवार बिल्कुल, और ये फैमिली काउंसलिंग होती है, पेशेंट की ही नहीं, क्योंकि परिवार बिल्कुल तरह से विकसित हो चुका रहता है, पैसे से भी, मानसिक तौर पे भी। तो करियर के ऑप्शन को अगर मैं कहूँ ना कि आप इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इनमें भी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज खुल गई। AI नाम का एक सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हिंदुस्तान में, विदेशों में तो था, हिंदुस्तान में ये विषय जो है ये पिछले एक दशक के अंदर इसमें एक इंक्रीज हुई है, लोग पढ़ना चाह रहे हैं। और ये सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट मैं आपको बताऊं कि अद्भुत विषय है, क्योंकि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ।
तो मैं आपको बताऊं कैसे स्टूडेंट में 2 मिनट में आता हूँ, फिर एक बार करियर पे आऊँगा अपने। अभी ईरान में करीब 6 महीने पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन हुआ था, उसकी हत्या की गई थी। और हत्या कैसे की गई थी? वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसकी गाड़ी में उसकी बगल में वाइफ बैठी हुई थी, सामने ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, और एक क्रॉसिंग पे सामने उसकी गाड़ी आई, और वो गाड़ी में ड्राइवरलेस गाड़ी थी वो, उस गाड़ी में कोई नहीं था। उस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक मशीन गन थी, हैवी मशीन गन, और उससे उसकी हत्या की गई। ये कैसे हुआ? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, फेस मैप था उसका। ड्राइवरलेस कार टेस्ला की आ चुके हैं, ड्राइवर की जरूरत, मैंने कहा ना मशीन हमको यूजलेस बना देगा, ड्राइवर की जरूरत नहीं थी, उसका फेस मैप था। उसके फेस को उन्होंने चंद सेकंडों में एनालाइज कर लिया, और वो पीस बाई पीस फेस को एनालाइज करते हैं, मतलब वो एक आंख एक उसको कर लेते हैं, विदिन सेकेंड्स एनालाइज हो जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे करते हैं। एनालाइज हुआ, गोली चली, मारने वाले का पता नहीं, मरने वाले को तो पता, और वो गोली ऐसी चली कि उसकी बगल में वाइफ बैठी हुई थी, उसकी पत्नी बैठी हुई थी, उनको कुछ नहीं हुआ, उनको छुआ तक नहीं किसी गोली ने, उनके ड्राइवर को छुआ तक नहीं गोली ने, उसके बॉडीगार्ड तक को कुछ नहीं हुआ। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत। ये सिर्फ वॉर में नहीं यूज हो रहा है, जो रोबोटिक सर्जरी आप देख रहे हैं, आप जिस भी इस तरह की चीजें को देख रहे हैं जो इवॉल्व कर रही है, हर के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस आप और हमारे जैसे लोगों में आती है। आज से चंद साल पहले ये करियर ऑप्शन नहीं था, आज की तारीख में है ये। तो करियर तो एक ऑप्शन आपके सामने खुले हैं, आप अपने को सिंपली एक तरफ लेते मत जाइए। और करियर जैसे होता है ना, कई बार लोग कहते हैं कि करियर में आप क्या चाहते हो, कोई कहेगा खुशी चाहते हैं इसलिए करना चाहते हैं, तो खुशी तो तुरंत मिलती नहीं है किसी को, तो क्या खुशी जब तक नहीं मिलेगी तब तक करियर आपका वेट करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए अपना काम करते जाइए, अपने पैशन को खोजिए, अपने पैशन को फुलफिल करते जाइए। एक्चुअली आपको अपनी खुशी अपने पैशन से मिलती है। अगर आपका पैशन उस चीज में है तो आप खुश हैं, अगर पैशन नहीं है तो आप खुश नहीं है, जैसे मैंने बताया। अब मैं फिर वापस अपने करियर पे आऊँगा। मेरे करियर एक और मोड़ ले चुका था। अब मुझको लगा जब मैं इतना पढ़ रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी पे, जियो पॉलिटिक्स पे, फॉरेन पॉलिसी पे, तो मैं इस पढ़ाई को कुछ एक मूर्त स्वरूप दूँ, एक स्ट्रक्चर दूँ। तब मैंने एक PhD की। मेरा PhD भी एक ऐसा विषय है जो भारत, चाइना और पाकिस्तान के जो त्रिकोण है, इसके सिक्योरिटी इशू को लेकर के है। उसमें भी लिखने का समय नहीं था। नौकरी जब आप करने लगते हो, करियर बनाने लगते हो तो बहुत कठिन होता है समय निकाल पाना। करियर में समय नहीं था। तब तक चाइना की वजह से कोरोना आया, सब लोग घर में बंद हो गए, आपदा को अवसर में बदलने का समय था। मेरा PhD हो गया। तो ये करियर आज मैं कहीं क्लास भी दे सकता हूँ, लेता भी हूँ, मैं लोगों को पढ़ा सकता हूँ। मैंने कहाँ से शुरू किया था, जिसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, और मैं कहाँ तक पहुँच गया। तो करियर इस तरह से मैं खुलता चला जाता है। आज आप 25 साल की उम्र में जो नौकरी करोगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज 35 में भी वही नौकरी करते रहो। ये खूबसूरती है ज़माने की। मैं स्वामी जी से कह रहा था कि अब तो हम लोग जैसे लोगों की कोई ज़रूरत रही नहीं। इंटरनेट आपको इतना गाइड कर रहा है, इतनी ऑप्शंस दे रहा है, बट वो ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने हैं। एक्सप्लोर करना है कि आपके मन का ऑप्शन, लेकिन मन का मतलब मैंने एक चीज़ कई बार पाई है। हम जब कहते हैं कि मन की चीज़, तो ह्यूमन जो ब्रेन होता है, जो इंसानी दिमाग होता है ना, वो हमेशा आसान चीज़ खोजता है। आप ये वो करते हो, बेसिकली हम उसको 10 डिफरेंस करेंगे, लेकिन हमको लगेगा ऑप्शन में पढ़ाई कब करनी पड़ेगी, इसलिए यही चूज कर लो। मम्मी डैडी को, अपने माता पिता को बता दो कि बड़ा बढ़िया ऑप्शन है, पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी। तब तक हम 5-7 गेम डाउनलोड करके दिन भर खेलते रहेंगे, गेम भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। लेकिन ये जीवन में कहीं लेके जाता नहीं, आपको मैं बताऊँ। हर करियर के पीछे आपका पसीना है, हर करियर में आपका श्रम है। श्रम के बिना कोई करियर नहीं होगा। तो जो ऑप्शंस दे रहे हैं, आप इंटरनेट पे खोज रहे हैं ना, वो ऑप्शंस को आसानी के हिसाब से मत खोजिएगा कि ये आसान ऑप्शन है। आसान ऑप्शन नहीं है। जैसे फिजिकल एजुकेशन वाले हमारे एक मित्र थे, इनके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जो नहीं था इस जमाने में। इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, हमने IPL को होते हुए देखा होगा। दुनिया की शायद सबसे बड़ी लीग है। मैच देखिए मत देखिए वो अलग चीज़ है,
बट वो एक इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसकी लॉजिस्टिक्स को देखिए आप, उस लॉजिस्टिक्स में छोटे से लेकर के जो फाइनल एकदम स्टेज पे उस कंपनी का सीईओ सबका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और एक क्लॉकवर्क जैसा वो काम करते हैं। हमको आपको पता नहीं चलता है। आप एयरपोर्ट्स पे देखिए, हम आराम से फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में हम आराम से चले, उसके पीछे जो क्लॉकवर्क चल रही है वो किसी के श्रम से चल रही है। तो वो ऑप्शन खुल गए हैं। आईपीएल का एक बहुत बड़ा ऑप्शन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लोगों के लिए खुला है, राइटर्स के लिए खुला है। जो आपके लिए राइटर्स होंगे ना, उनके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। उनको अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है। सिर्फ वर्बल और विजुअल मीडियम नहीं है, वो आपको लगता है कि वर्बल और विजुअल मीडियम है, बट उसके पीछे पीछे जो उसकी थीम्स पुट अप होती हैं, जो उनके एड्स आप देखते हैं टेलीविजन पे, जो आईपीएल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम भी हैं, हम किसी को अप्रोच करते हैं फंडिंग के लिए कि हमको फंड करिए जिससे हम कुछ कर सकें, उसके पीछे एक बृहद राइटर होता है। वो वहाँ क्रिएटिविटी आती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बहुत अच्छा इवेंट मैनेजर हो वो एक बहुत बड़ा राइटर भी हो, ऐसा हो नहीं सकता है। दुनिया में वन मैन शो नहीं रहे हैं कहीं भी। राइटर्स के लिए ऑप्शन जो लिखने में इच्छुक हैं, कंटेंट राइटिंग करके एक चीज़ आती है। बड़े बड़े कंपनीज कॉर्पोरेट्स कंटेंट राइटिंग के लोगों को हायर करते हैं। तो किसी चीज़ को कम मत आंकिए कि हम डॉक्टर बनना चाहते थे, हम बन नहीं पाए, हम इंजीनियर बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। पहले तो सोचिए कि आप सही में बनना चाहते थे या सिर्फ पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव या किसी को आइडल वर्शिप करके बनना चाहते थे। मैं नहीं बनना चाहता था, मुझसे सर्जरी नहीं होती थी। मैं बायोलॉजी में एक रैट को डिसेक्शन मेरे लिए बहुत कठिन चीज़ होती थी, तो मैं आदमी को डिसेक्ट कहाँ से कर सकता था, तो मैं नहीं बनना चाहता। तो इन चीज़ों को अपने स्किल को पहले, जैसे विवेकानंद जी को मैं कहाँ से उद्धृत करूँ, पर जैसे उन्होंने अपने आप को पहचाना कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ा करियर की शुरुआत वहाँ से होती है कि आप करना क्या चाहते हैं। मेरे बोलने से, किसी और के बोलने से, या अपने अंदर, हम कहते हैं ब्रह्म है हमारे अंदर, तो अपने ब्रह्म को सुनिए, अपने ब्रह्म को सुनिए। लेकिन ब्रह्म को सुनने का अर्थ ये नहीं है कि हम श्रम न करें। जीवन में अगर सफलता पानी है, जीवन में अगर प्रसन्नता पानी है, जीवन में जिसको कहते हैं खुशी पानी है, तो आपको श्रम वो जिसको कहिए ना, वो पानी है जो आपके उस बीज को पेड़ बनाता है। अगर श्रम नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए श्रम करिए, ऑप्शंस को खोजिए। आर्ट्स में, कॉमर्स में ऑप्शन खुल चुके हैं। मैं डेटा साइंस की बात कर रहा था। कॉमर्स से एक बहुत बड़ा हम लोग देखते हैं, एक ऐसा चंक होता है जो अच्छे हैं, और हमेशा मैं बेस्ट को एम करिए कि जो भी आपका पोटेंशियल है उसको हम टू दी मैक्सिमम लिमिट तक उसको कैसे पा सके। पाने का मतलब ये नहीं कि नहीं पा पाए तो हम जीवन को अवसाद में लेके चले जाएं कि हम नहीं पा पाए, नहीं, स्काई इज द लिमिट। आप यहाँ नहीं पाए, कहीं आप कहीं और पाएंगे, आप कहीं और पाएंगे, लेकिन प्रयास आपको करते रहना, वो आपके हाथ में है। तो ये हम ब्रॉड उस पर जा रहे हैं। आज इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मैनेजमेंट करते हैं, किस लिए? नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए। मैं क्षमा चाहूँगा, अच्छी नौकरी अगर आप स्वयं पसंद नहीं अपने आप से, तो कोई नौकरी अच्छी हो नहीं सकती है। आप करोड़ों कमा सकते हैं, अगर पसंद न हो तो कुछ भी नहीं है। उनमें से कुछ हो ऐसे होते हैं जो सही में मैनेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर है जो बनना तो इंजीनियर चाहता था, लेकिन उसके परिवार ने कहा या उसके दोस्तों ने कहा कि यार इंजीनियरिंग तो कर लिए, यहाँ 2 लाख रुपया महीना है, मैनेजमेंट कर लो तो 5 लाख रुपया महीना है। आपका ध्येय गलत है, आपका ध्येय ही गलत है। आप हो सकता है 2 लाख में इतना खुश हो तो उतने 10 लाख में उधर खुश नहीं हो सकते हो। तो अपने ध्येय को ना अर्जुन जैसा बनाइए, अर्जुन जैसा बनाइए कि मछली की आंख को देखिए, दुनिया क्या कर रही है इससे विषय नहीं हो सकता आपका। हाँ, माता पिता की सुनिए, क्योंकि वो आपको आपसे अच्छा, आपके माँ बाप आपको पहचानते हैं, उनकी सुनिए जरूर, उनकी सुनिए, वो आपका हमेशा हित चाहेंगे। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि ये चीज मैं करूँगा तो मैं करके दिखाऊंगा अपने परिवार को। परिवार में विद्रोह करना नहीं होता है, उस चीज को बगल में रखिए और करते चले जाइए। सब्जेक्ट्स एंडलेस हैं, इतने सब्जेक्ट्स आज की तारीख में आपके पास अवेलेबल हैं जितने हम लोग के ज़माने में हुआ नहीं करते थे। तो इस युग का आप इस फायदा उठाइए।
अपने को बांधिए मत, अपनी क्षमताओं को बांधिए मत। और कुछ आपको ऑप्शंस के बारे में जानना हो तो आप बात करिए। मैं तो जनरलाइज कर रहा हूँ, कैरियर ऑप्शंस में आपको 1 घंटे में या आधे घंटे में स्ट्रीमलाइन करके ऑफर नहीं कर सकता कि आप 12th में आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए, या आप 12th में साइंस पढ़ रहे हैं तो क्या करिए। लेकिन आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे हाथ उठा के इंटरेक्ट करते रहिए। हाँ बोलिए। मेरा नाम शुभ्रा त्रिपाठी है। और जैसा कि आपने बताया कि सिंगल ओरिएंटेड ना रहे तो हमें ज़्यादातर मतलब और भी ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सर मैंने जब से करियर के बारे में जाना है, जब से देखा है, तो मुझे ये लगता है कि मैंने जब से सोचना शुरू किया तो मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना है, मुझे जज बनना है। मेरी पढ़ाई मैथ साइड से हुई है, मेरी 12th मैथ से करियर हुई। तो उसके प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या डिसाइड करें या फिर हमें क्या अचीव करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। मैं बिल्कुल भी लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। जैसे कि आपने बताया कि पैशन का होना इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उस चीज़ को ही अपना पैशन बना लिया है। मुझे पता है कि अगर मैं कितना भी लाइफ में अच्छा अचीव करूँ, अगर मैं जज नहीं बन पाई, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा पाई, तो मुझे कितना भी मिलेगा तो मेरे लिए कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा। तो क्या मेरा ये सोचना गलत है? अगर मैं इस चीज़ के लिए इतना सिंगल ओरिएंटेड हूँ तो सोचना तो गलत बिल्कुल नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि खुश नहीं रह पाएंगे, ये सोचना गलत है। क्योंकि आपने क्या जीवन को विराम मान लिया कि अगर आप जज नहीं बन पाए या एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बन जा पाए तो जीवन पे विराम लग गया। ऐसा नहीं होगा। जीवन में ना पूर्ण विराम या खड़ी पाई एक ही बार लगती है, जो दुनिया का एकमात्र सत्य है। उसके अलावा जीवन में देयर आर नो फुल स्टॉप्स इन लाइफ, मेरा ये मानना है। कॉमा हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, डैश हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो इस तरह से सोचना कि अगर मैं नहीं जा पाई, और आपने क्यों मान लिया कि आप नहीं जा पाएंगे? क्या आपको अपने इंटेलेक्ट पे, अपने ब्रेन पे, अपने परिश्रम पे, आपको किस चीज़ पे शक है? आप उसे नहीं समझ सकते। देखिए, ये नेगेटिविटी बैगेज है, ठीक है। आप बीच पे अगर बहुत भारी रक्सैक लेके चलेंगे, जो विदेशी लेके चलते हैं ना, उसको रक्सैक कहते हैं। अगर बहुत भारी रक्सैक लेके चलेंगी करियर को देख सोचते हुए अपने कि पड़ोसी ने क्या कहा, तो चाची ने क्या कहा, तो मौसी ने क्या कहा, तो दोस्तों ने क्या कहा, तो किसी ने भी क्या कहा, किसी ने भी क्या कहा, तो आप अपने ऊपर इतना बोझ ले रहे हैं। आपकी उम्र में ना दौड़ना चाहिए, और रक्षा के लिए आप दौड़ नहीं सकते हैं। तो आप सबकी सुनिए और निर्णय अपना लीजिए। अगर आपने निर्णय लिया है, निर्णय के पीछे एक सोच है, निर्णय के पीछे आपकी चाहत है, निर्णय के पीछे आपका पैशन है, तो फिर दूसरा आपको कैसे हरा सकता है? आदमी स्वयं से हारता है, आदमी दूसरे से कभी भी नहीं हारता है। कभी भी फेलियर, जैसे फेलियर शब्द है, हर घर में होता है, मेरे घर में भी होता है। मेरे बच्चों को भी उनको डांटते हैं तो फेल हो जाओगे, ये सबसे बड़ी धमकी दी जाती है कि फेल हो जाओगे तब समझ में आएगा। उसके बाद माँ बाप यही सबसे बड़ी धमकी, अल्टीमेट धमकी है। बट मैं इसको गलत मानता हूँ। फेलियर हम किसको मानते हैं? फेलियर के एकेडमिकली 33% नंबर हमको नहीं आए तो हम फेल कर गए। मैं फेलियर उसको मानता हूँ जो प्रयास नहीं करता है। 33, 32 हाँ अच्छा करना चाहिए, और जो अच्छे से प्रयास करता है कभी फेल नहीं करता है। जीतता वही है जो गिर के उठना जानता है, जो गिर के जो लेटा रहता है ना, फेल वही करता है। हारता वही है जो गिरा तो उसको लेट ही गया, जो उठता है वो कभी हारता नहीं है। तो आप जो बात कर रही है, तो एकेडमिकली अपने को इतना प्रेशराइज मत करिए। सफलता मिलेगी आपको, प्रोवाइडेड आपका परिश्रम रहे, आपका मन साफ रहे, आप अपने ध्येय के प्रति। स्वामी जी का ही कहा, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद का, राइज अवे टिल द गोल इज रीच्ड।
तो अराइज एंड अवेक, हु इज टू अराइज, किसको जगना है, हु इज टू गेट अवेक, आपके मन को, आपके ब्रेन को। अगर आपका ब्रेन जग गया, वो स्पिरिचुअल सेंस की बात है, लेकिन हम पे उतनी ही लागू होती है। अगर मेरा ब्रेन जग गया कि ये मेरा ध्येय है, ये मेरा करियर है, हमको जज बनना है, तो आप अपना 100% मत दीजिए, 101% दीजिए। जिस दिन आप लोग अपने 101% अपने ध्येय पे देने लगेंगे, कोई कैरियर आपके रीच के बाहर नहीं होगा। अगर आप जज नहीं बनेंगे तो वकील तो बन ही जाएंगे, वकील नहीं बने तो लीगल काउंसलर तो बन ही जाएंगे, और नहीं तो ये जो है ना, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, मैंने बचपन में पढ़ी थी, अमरचंद्र कथा आती थी उस जमाने में, आजकल भी आती है लेकिन बच्चे उसको पढ़ते कम है। जब आप लोग अगर समय मिलेगा तो पढ़िएगा, उससे ज़्यादा आप बैठे, उससे ज़्यादा भारत की विरासत को जानने के लिए कोई दूसरा माध्यम नहीं है कम उम्र में। उसमें शाली महान की कहानी थी। शाली महान एक गरीब, बहुत ही गरीब बच्चा था, अपनी माँ के साथ उसके पिता नहीं थे, रहता था कहीं गांव जंगल ऐसे रहता था। वो रोज खिलौने बनाता था मिट्टी के, और वो खिलौने जो होते थे उससे सिपाही होते थे। कभी वो तलवार लिए तो हाथी, घोड़ा, अलग अलग जो सेना को आप उस जमाने के मान सकते हैं, और रोज लिया जा करके शाली महान उस खिलौने को फेंक देता था कुएं में। माँ ने उसकी बहुत दिन उसको ये ना इसका ऑब्जर्व किया कि क्या कर रहा है। उसके बाद एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि क्यों करते हो तुम आके, जब खिलौना बनाते हो इतना सुंदर सुंदर तो फेंक क्यों देते हो? बोले एक दिन काम आएगा, एक दिन काम आएगा। ये करते हुए शालीमार बड़ा हो गया। शालीमार बड़ा हो गया, उसने आसपास के राजा से कुछ, वो न्याय प्रिय आदमी था और राजा न्यायी था, तो राजा से कहीं वो धीरे धीरे हुआ। तो न्याय के जो होते हैं, देखिए एक और करियर होता है, अगर आप सोशल सर्विस में रहते हैं, नौकरी कुछ भी करते रहे और रहे आप समाज को कुछ देते रहते हैं, तो वैसे वो न्यायप्रिय था, तो लोग उसके इर्द गिर्द लोग थे। तो किसी बात पे राजा से विद्रोह हुआ या राजा को लगा विद्रोह हुआ, राजा की सेना ने हमला किया। शालीमार के पास गिने चुने कुछ 100 लोग थे, युद्ध होता था, लगा कि अब कुछ ही क्षण में उखड़ जाएंगे पैर। अचानक उस कहानी में है कि उस सारे सिपाही थे जो कुएं में फेंके थे, वो जिंदा होकर के कुएं से बाहर निकल आए। सब अब वो सेना के फॉर्म में थे और वो युद्ध शालीमार ने जीता। तो वो वही चीज है जो आप अपने ब्रेन में आज डाल रहे हैं ना, जो कंप्यूटर की भाषा में जो हार्ड डिस्क में आप डाल रहे हैं ना, निश्चित रहिए वो सही समय पे वापस आएगा आपके लिए। उस नेगेटिविटी को ओवरकम करिए, अपने को मेहनत से अपने इंटेलेक्ट को ग्रो करिए। ग्रो एवरी डे एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के तौर पे, मनुष्य के तौर पे रोज कुछ सीखिए, रोज। ये मेरा, आप एक नया शब्द, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है भाषा। हमको अंग्रेजी नहीं आती है, कह दिया हमने, ये सिर्फ और सिर्फ एस्केपिज्म है। भाषा से कैसा जुड़ाव? आप हिंदी जानिए ना, कि हम में से कितने लोग शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं? शायद ही कुछ परसेंट होंगे। देखिए मैंने परसेंट बोला ना, प्रतिशत नहीं बोल पाया मैं, है ना। मैं ऑब्जर्व बोलूंगा, मैं कुछ शब्द अभी अपने सामने ऐसा बोल दूंगा जो अगर कहूँ मैं हिंदी बोल दीजिए, वो शायद ही कोई इसमें से बोल पाएगा। तो भाषा जानने से कैसा जुड़ाव? और दुनिया तो अंग्रेजी पे चल रही है। आपके विद्रोह करने से आप अपनी भाषा को, अंग्रेजी के जरिए अपनी भाषा को इतना सशक्त बना दीजिए हिंदी को, कि एक दिन लोग हिंदी में नौकरी खोजें। लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी होती है। तो भाषा में मैं कह रहा था, हर दिन, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ, हर दिन एक अंग्रेजी का अखबार लीजिए और उसका एडिटोरियल चुपचाप एक कमरे में खड़े होकर के शीशे के सामने जोर से पढ़िए। ठीक है, कमरे में अकेले इसलिए बोला हूँ, बाहर शायद संकोच हो। जैसा आपने कहा ना कि कहीं कोई लोग हंस नहीं दे हमारे ऊपर, इसलिए कुछ दिन वैसे पढ़िए। जो शब्द उसमें आपको समझ में नहीं आएंगे, हर एडिटोरियल में आपको 3 से 4 ऐसे शब्द होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, जो एंड, वेयर, देयरफॉर, व्हाट नॉट, इसके ऊपर होंगे। ठीक है, तो उस शब्द को वहीं नोट करिए और उसकी मीनिंग तत्काल एक डिक्शनरी उठाइए, और गूगल की डिक्शनरी प्लीज मत करिएगा। ठीक है, डिक्शनरी रखिए, वेबस्टर की, ऑक्सफोर्ड की, किसी की डिक्शनरी रखिए। गूगल की डिक्शनरी में आप 4 वेबसाइट जाएंगे तो एक ही का वो अलग अलग 4 मतलब दे देता है, और उस शब्द को तत्काल डाल दीजिए। एक महीने में 30 दिन की बात कर रहा हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं तो
बुरी से बुरी हालत में 100 अंग्रेजी के ऐसे शब्द होंगे जो इसके पहले हम नहीं जानते। साल में 1200 शब्द आपके पास होंगे। आप इसका इम्पैक्ट सोच रहे हैं? जो परिश्रम को मैं बोल रहा हूँ, करियर कैसे बनता है, मैं 5 मिनट और दूंगा, स्वामी जी जा रहा है, आपका रिकॉर्ड चल गया। तो वह कैसे बनता है? करियर ऐसे ही बनता है। यही करियर ऑप्शंस हैं। करियर हमारे इर्द गिर्द है, हम खोजते नहीं हैं। और वो जब आप शब्द बन जाएंगे और जब वो उच्चारण आप कर रहे हैं ना, जैसे संस्कृत भी उच्चारण जो सुनिए तो अच्छा लगता है, चाहे हम लोग नहीं कर पाते। हम लोगों ने अपने आप को जाना लिखा है, वो दूसरा मुद्दा है, दूसरा विषय है। तो ये शब्द आपके पास 100 रहेंगे एक महीने में, उसका यूटिलाइजेशन आपके पास रहेगा। प्रयोग कैसे करना है 100 शब्दों का। जब आप बाहर, मैंने दिल्ली में देखा है जाकर के, सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में देखा कि यूपी के बहुत सारे बहुत ब्राइट, अब समय थोड़ा बदल रहा है कि अपनी भाषाओं को महत्व मिल रहा है। उस समय अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अच्छे से अच्छे ब्राइट से ब्राइट लोग बाहर हो जाते थे। तो भाषा को, जितनी भाषा आप जानिए, आप अपने क्षेत्र की जान। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बंगाली जानता हूँ, मैं बंगाली लिख पढ़ सकता हूँ। एक समय, क्योंकि मैं वहाँ स्कूल में था, तो मैंने स्कूल में पढ़ाई की, तो मुझको एक भाषा में बड़ा गर्व होता है। जब कलकत्ता आज भी मैं जाता हूँ तो मुझको बहुत गर्व लगता है कि मैं उनसे, वहाँ के लोगों से उनकी भाषा में बात करता हूँ। तो वैसे भाषा को जानिए। आपका करियर आपको कल चेन्नई लेके जा सकता है। अगर आप थोड़ा चेन्नई में तमिल जानते रहेंगे तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। तो भाषा वो एडवांटेज है जो करियर। और इंग्लिश जानिएगा ना, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो कोई भी हो, आज की तारीख में वही एक भाषा है जो आपको इंटरफेस देगी दुनिया से। दूसरी भाषा चाइनीज़ है, पर वो हमारे लिए बहुत कठिन है। 54,000 कैरेक्टर है उसमें, तो थोड़ा मुश्किल है आज की तारीख में हमारे लिए सीखना भी। ये भाषा सीखिए, भाषाओं पे जोर दीजिए, करियर अपने आप आपके पास आएगा। और नेगेटिविटी को हटाइए, ठीक है। स्काई इज द लिमिट मैंने कहा, आप सब लोगों में सारी क्षमताएं हैं, सारे गुण हैं। और किसी के पास कोई सवाल? चलिए एक एक करके आगे से पीछे चले जाए। उससे कौन सा इनपुट आप चाहते हैं? आप जैसे आप अपने टाइम पे ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर किया था, या फिर देखिए, ऑप्शनल प्रिपेयर करने का सबसे बड़ा तरीका उस जमाने में था। उस समय वो ज़माना इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का नहीं था। मैं आपको 97-98 की बात बता रहा हूँ। तो आपके ऑप्शन गूगल पे अवेलेबल हैं। आप गूगल करोगे, बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं उसको लेकर के, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप दिल्ली जाकर तैयारी करिए। आज की तारीख में भी दिल्ली से अच्छी तैयारी सिविल सर्विसेज की कहीं नहीं होती है। उससे अच्छी तैयारी, उससे एक जिसको कहीं ना एक वहाँ का सेटअप ऐसा है जो आपको सिविल सर्विसेज के लिए, पहले इलाहाबाद भी था, लेकिन आज की तारीख में इलाहाबाद वैसा नहीं रहा है। बनारस में सिविल सर्विसेज का वो जिसको कहिए ना एक कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे। यहाँ के लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं, जैसे बंगाल में प्रेफर नहीं करते हैं ना, वैसे नहीं करते हैं। बिहार और उड़ीसा के लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं आज भी सिविल सर्विसेज को। तो इसका हब है नई दिल्ली। यहाँ रहना है तो यहाँ आप किताबों को जानिए। एक बार दिल्ली की ट्रिप जरूर लगा दीजिए। आप हफ्ते 10 दिन दोस्तों के साथ रहिए, यहाँ किताबों को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। किताबों को इकट्ठा करके पुराने पेपर्स को उठाइए, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप ज़रूर उठाइए, ठीक है। और उसके अलावा कुछ होगा तो कभी आइए, आपको किसी से मुलाकात आपकी करवा दी जाती है जो मुझसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट के बारे में जानता हूँ। मैं BHU में हूँ, सेंट्रल ऑफिस, ठीक है। ले लिए तो अभी तो फिलहाल में सिविल सर्विस, लेकिन 10th के बाद कोई गाइडेंस नहीं था। तो कुछ लोग बोले कि फिलहाल के लिए कोई ये होना चाहिए, तो डॉक्टर बन के मतलब आगे से अल्टीमेट सिविल सर्विस डॉक्टर में मेडिसिन वगैरह। हेलो 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 हेलो
हेलो जैसे इन्होंने कहा ना कि ये डॉक्टर बनने के बाद सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहते हैं, मैं ये बताऊँ डॉक्टर बनने के बाद सिविल सर्विसेज आप जा सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, आपकी फैमिली की मेडिकल की पढ़ाई जो है ना, आज MBBS करके मेडिकल में पढ़ाई करने का मतलब कि करियर वाइज बहुत अच्छा चॉइस नहीं है। जब तक आप स्पेशलाइजेशन नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन में नहीं जाते हो, MCH करो, MS करो, जब तक वो नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना एक ड्रॉबैक आपके साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। आप मान लो एक फॉल बैक ऑप्शन पे अगर आपके परिवार या रखना चाह रहे हैं कि आप डॉक्टर बने, एक फॉल बैक ऑप्शन भी, तो MBBS करके फॉल बैक ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है। MBBS करके जो भी आते हैं जनरली सिविल सर्विसेज की ओर, वो सब दूसरे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि मेडिसिन के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करके सिविल सर्विसेज में सक्सेस रेट जो है ना बहुत पुअर है, क्योंकि कोर्स इतना वास्ट है जिसको आपको उस समय में उतना फोकस करके करना कठिन होता, संभव नहीं होता है, कठिन होता है। तो आप कर सकते हैं सिविल सर्विसेज के बाद भी, बट मेरा ये है कि अगर 12th के बाद आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप सब्जेक्ट वाइजली चूज कीजिए। MBBS मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे जब आपके पास टाइम कम रहेगा। आप MBBS करते करते कुछ भी नहीं तो जल्दी करेंगे तो 24 साल के आसपास हो जाएंगे, उस बाद इंटर्नशिप और करते करते 25-26 के हो जाएंगे। अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बचता नहीं, आपके पास ऑप्शन 1 या 2 बचेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो, नहीं तो थोड़े ज़्यादा है। तो ऑप्शंस कब बनेंगे? मैं कहूँगा अगर सिविल सर्विसेज को जाना है तो आप फोकस करके पहले से सब्जेक्ट अपने BSc की तरफ, ऐसे सब्जेक्ट बायोलॉजी लीजिए, इसमें कोई ये नहीं कह रहा साइंस, बायोलॉजी लीजिए, पर बायोलॉजी कंपैरेटिवली बेटर स्ट्राइक रेट उसका रहता है कंपेयर टू मेडिसिन, तो बायोलॉजी लेके पढ़ाई करिए, कोई बुराई नहीं है। हाँ, MBBS करना है तो सुपर स्पेशलिटी की ओर चले जाइए, सिविल सर्विसेज की ओर। आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक फुल फ्लेक्स्ड वो हो चुका है। आप जैसे वेदांता हॉस्पिटल में जो भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, उसमें सुपर स्पेशलिटी भी एक है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। वो हॉस्पिटल चलता कैसे, कभी हम उसको नहीं सोचते हैं ना, इतना बड़ा सेटअप जो एक बड़े हॉस्पिटल का 1500 बेड, वो चल कैसे रहा है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना हो तो आप उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी रूल आउट मत करिएगा भी, और वो बहुत प्रेस्टिजियस जॉब होता है। उतने बड़े हॉस्पिटल्स को मैनेज करना ना, ये जितने सिविल सर्विस होते हैं वहीं आते हैं इलाज कराने, तो वो आपके पेशेंट रहते हैं, तो उसको वो काफ़ी सशक्त जगह है। अगर आप पावर के लिए सोच रहे हैं तो सशक्त जगह है, मेरा ये विचार है। सर एक मिनट। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम कल्पना गुहा है। आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं न्यू वाराणसी पब्लिक स्कूल में एज ए टीचर काम करती हूँ। जैसे कि आपने अभी बताया डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, मुझे लाइक ऑनलाइन तो बहुत से प्लेटफॉर्म हैं दैट आई नो, मुझे लाइक मैं अभी वाराणसी में हूँ, मुझे कुछ लाइक सीखने के लिए यहाँ नहीं मिल पा रहा है। सो ऑनलाइन थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें मुझे आगे इस फील्ड में जाना है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, तो मैं कौन से प्लेटफॉर्म से सीखूँ लाइक ऑनलाइन? मैडम मैं देवाशीष जी को पास ऑन कर दूंगा कहाँ का है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट ओवरव्यू जानता हूँ। ओके ओके। पर मैं प्योर एडमिनिस्ट्रेशन का हूँ, मैं ओवरव्यू जानता हूँ, स्टूडेंट्स को जानता हूँ। ओके। आपको अगर डेटा साइंस की जानकारी तो मैं देवाशीष जी को वो पास ऑन कर दूंगा कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं या वो कौन से कोर्सेज हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, और कोई? हेलो सर, मैं मुस्कान वर्मा दुर्गा चंद कलकत्ता कॉलेज से हूँ। सर, जैसे कि आपने बोला कि भाषा को जोड़े ना, कि हर एक भाषा को अपनाना चाहिए, लेकिन अभी के समय में इंग्लिश भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो लोग संस्कृत भाषा जो है उसे भूल जा रहे हैं, जबकि संस्कृत हमारी जननी भाषा है। हमेशा प्राचीन काल के लोग यही भाषा का प्रयोग करते थे, तो लोग जो इस भाषा को भूल जा रहे हैं, तो उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए हम चाहते हैं कि आप कुछ बोले, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि संस्कृत की क्या करोगी, आगे पंडित बनना है। आज सभी लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई समाज सेवा भी तो करे। सिविल सर्विसेज एक समाज सेवा है, लेकिन क्या हम उतना जो दे पाएंगे समाज सेवा भी जैसे सिविल सर्विसेज के तौर पे दे सकते हैं? प्रश्न क्या है? सर, प्रश्न तो यही है कि हमें संस्कृत भाषा पर भी जोर देना चाहिए। आज जैसे हम संस्कृत लिए हैं सब्जेक्ट में, तो हमें बोला जाता है संस्कृत के आगे क्या करना है, पंडित बनना है।
देखिए, मैंने अभी भी कहा ना कि बोलने वालों पे तो दुनिया का काम है कहना। दुनिया तो कहती रहेगी, दुनिया को कहने दीजिए। आपको वो पंडित बनने में बुराई है क्या कोई? पंडित किसको कहा जाता था? पंडित तो ब्राह्मण जो सबसे ज्यादा ज्ञान होता था। तो आप इसको देखिए, गलती आपकी, आप इसको नेगेटिवली क्यों ले रही हैं? अगर आप पंडित बन सकती हैं, पंडित के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें। बहुत नहीं, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ पंडित बनना चाहती हूँ और आपने कहा हाँ पंडित बनना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई है क्या? जैसे मेरा फोकस है टीचर या प्रोफेसर का, तो आप बिल्कुल बन सकती हैं संस्कृत पढ़ करके। संस्कृत में तो लोग सोचते हैं कि उनको टीचर्स मिलेंगे। देखिए, संस्कृत, ये कहना कि संस्कृत भाषा विलुप्त हो रही है, ऐसा है नहीं। संस्कृत भाषा में इतनी पुरानी भाषा है, इतनी सशक्त भाषा है कि कभी अगर सही से मंत्रोच्चार हो जाए तो शरीर में कंपन सा होने लगता है। उसमें वो भाषा है, वो तो औषधि है, वो भाषा नहीं, वो औषधि है। तो ये हमारी कमजोरी, मेरा ये मानना है। और सबसे मैं जैसे हिंदी के लिए भी कह रहा था कि आप इतने सशक्त बनिए कि जब आप संस्कृत में बात करिए ना तो लोग संस्कृत में सुनने आए हैं। ये संस्कृत के प्रति आपका सबसे बड़ा योगदान होगा कि आप अपना कद, जीवन का कद, शरीर का कद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन का कद इतना ऊंचा लेके जाइए कि आप संस्कृत बोलिए। आज चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर चाइनीज बोलते हैं तो दुनिया सुनती है ना, क्यों सुनती है? अंग्रेजी क्यों से लगती? उनमें बाहुबल था, उनमें इकोनॉमिक पावर था। आप इकोनॉमी को लाना पड़ेगा, आप इकोनॉमी को किनारे नहीं कर सकते हैं। तो इतना सशक्त बनिए मन से, करियर वाइज, कि लोग आपकी सुने। संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है। मैं पूजा करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, और मुझे कभी कभी बहुत लज्जित होता हूँ कि मुझको सारी चीज़ों का अर्थ नहीं पता है। मैं जानना चाहता हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ इस मंच से, जब मैं थोड़ा मेरी सर्विस और निकल जाएगी, मेरे पास समय बचेगा, तो मैं संस्कृत 0 से शुरू करूँगा, जहाँ से नर्सरी के बच्चे को बस सीखनी हो। मैं भी आपके साथ रहूँगा, निश्चित रहिए। सर, मुझे समाज सेवा करनी था, आपका साथ मिल जाएगा? एकदम। क्या करना है बोलिए? मुझे अपने देश के लिए करना है। तो क्या करना चाहती है? जैसे हमारे देश में बहुत ज़्यादा अभी गरीबी है, तो लोगों को कम से कम पैसे देने की जगह उन्हें रोजगार दे सके। तो रोजगार जनित करना होता है। आपका नाम क्या है? मुस्कान जी। रोजगार जनित करना होता है। रोजगार कहाँ से आता है? जब लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा एक मात्र नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि आप में वो करने की क्षमता हो। आप पढ़ करके इंडस्ट्री से, स्टार्टअप का दुनिया है ये चीज़ हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे। स्टार्टअप की दुनिया है। अद्भुत चीज़ें आपके उम्र के बच्चे अद्भुत चीज़ें बना रहे हैं। आप संस्कृत में कुछ करिए, आप देखिएगा कि कल आप 5 लोगों को रोजगार देने की क्षमता में होगी। आपको किसी का रोजगार करना है, जब तक रोजगार आप देने की क्षमता में नहीं होगी, गरीबी जाड़े में कंबल बांट करके एक समय किसी को जन्मदिन पे खाना खिला करके दूर नहीं हो सकती। उसको उतना सशक्त बनाना है कि कल वो खड़ा हो और दोनों को और रोजगार दे। तो वहाँ पहुँचिए, मैं आपके साथ हूँ। इसीलिए गरीबों को खाना नहीं खिलाना है, उन्हें एक अच्छा रोजगार देना ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमारी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 10 साल में इंतजार करूंगा आपका, आप कितने लोगों को रोजगार देने में भी आपके साथ चलूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको, मुझको पूरा विश्वास है आप। धन्यवाद सर। जी सर, माय नेम इज दिवान जैन। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, आर्ट बैकग्राउंड से। मैं बेसिकली सिविल सर्विसेज परस्यू करना चाहता हूँ PSIR से एज एन ऑप्शन, जो भी मेरा BA का सर्विस रहेगा। तो इन केस अनफॉर्चुनेटली हम एक केस लें कि अगर अटेम्प्ट देने के बाद मेरा स्टेट PCA सर्विसेज या यूनिवर्सिटी में इन केस नहीं हो पाता है, तो जस्ट मैं एक बैकअप साइकोलॉजी में रखना चाहता हूँ। साइकोलॉजी काउंसलर में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, अभी मेरा एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। तो इसमें मुझे शिफ्ट रहेगा, वो कैसा रहेगा? सर, एक सवाल और पर इसका ये शिफ्ट हम लाएंगे उस बैकग्राउंड से निकल के सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से, तो साइकोलॉजी की तरफ रुक रहेगा, वो कैसे ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं मतलब सपोज अभी हम BA कर लिया अपना, BA कर लिया PSIR से कर लिया कैसे, उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का अटेंड किया, वो नहीं हुआ स्टेट PCS का अटेंड किया, इन केस नहीं हुआ, तो उसके बाद हम उसका एज अ बैकअप प्लान साइकोलॉजी की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। आप फिर से पढ़ाई कर सकते हैं, फिर से हम साइकोलॉजी का स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो ऐसे तो आप स्वयं को सेल्फ स्टडी करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजी में जाना चाहें, सिर्फ नौकरी खोजने जा रहे हैं तो बात अलग है, तब तो आपको एक डिग्री चाहिए होगी। बट ऐसे बहुत सारे बैकअप्स हैं जो आपको ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफर है। आप मैं कह रहा हूँ ना, इंटरनेट का उपयोग आपकी जनरेशन के पास इतना अच्छा मौका, आप इंटरनेट अभी सर्च करेंगे यहीं से बैठे बैठे, आपको विद इन सेकेंड्स इतने ऑप्शंस दिखेंगे ना, और ऑप्शंस आपको चुनने होंगे। पहले आप ये सिविल सर्विस में जाना क्यों चाहते हैं?
सर मेरा जो बेसिक पैशन है, मेरे को इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के बीच में आके सोशलाइजेशन, जो कि मेरा दूसरा सवाल इससे रिलेटेड है कि आई लाइक टू बी अ मोटिवेटर। मुझे बोलने में लोगों को मोटिवेट करने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि वो कैपेबिलिटी है जो मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। तो मुझे लोगों के बीच में जाके जब काम करने में जो तसल्ली मिलती है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। मुझको लग रहा है सिविल सर्विसेज आप जो ऑप्शन मोटिवेशन के लिए ले रहे हैं वो मतलब क्योंकि आप लोगों के बीच में अच्छा लगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी से ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सिविल सर्विसेज में आप सिविल सर्विसेज में पहला इंटरव्यू जब मेरा उन्होंने CV देखा ना तो बहुत कुछ करता था, मैं मॉडलिंग भी करता था, बहुत कुछ करता था। उन्होंने कहा आप बहुत ग्लैमर ड्रिवन लगते हैं, सिविल सर्वेंट को तो ही शुड बी फेल्ट नॉट सीन नॉट हर्ड। ये सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में चेयरमैन ने मुझसे कहा था, ही शुड बी फेल्ट एंड नॉट सीन एंड नॉट हर्ड। आप थोड़ा सा वापस रियलिटी ये है कि सिविल सर्वेंट बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि सोशलाइज जब वो करता है ना तो उस पर जैसे आप मुझसे मिले आके यहाँ आए, आपको यहाँ 10 लोग ऐसे मिले, एक रिलेशन बिल्डअप होगा, कल मैं आपके पास एक सिफारिश लेके आऊँगा। आप सिविल सर्वेंट के ऊपर एक प्रेशर के सोसाइटी में रहना है तो मैं नियम कानून से चलूँगी, सिफारिश करूँगी लोगों की, अगर नहीं करता हूँ तो मैं सोसाइटी से कट जाऊँगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सिविल सर्वेंट थोड़ा सा अपने रीजंस को आप एनालाइज कीजिए कि आप सिविल सर्विसेज सिर्फ उस ग्लैमर के लिए करना चाह रहे हैं, उस वर्दी के लिए करना चाह रहे हैं, उस लाल गाड़ी के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें ना सोशलाइजिंग के बहुत ऑप्शंस हैं नहीं। आप बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास समय कहाँ है कि आपसे हमसे आकर के वो 1 घंटा 2 घंटा दे सके, नहीं समय है। वो इतने दबे हुए हैं अपनी फाइलों के नीचे कि उनके पास समय ही नहीं रहता है। इसलिए पहले मुझको लग रहा है आपका एक्चुअल जो पैशन है वो साइकोलॉजी का है, जो मैं फील कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज आप दूसरे रीजन से कर रहे हैं जो शायद जेन्युइन रीजंस नहीं है। आप करिए, मेरी बेस्ट विशेज हैं, मेरी बेस्ट विशेज, इसको डिमोटिवेशन मत समझिएगा, मैं आपको सिर्फ एक एंगल और दिखाना चाह रहा हूँ और उस एंगल पे अगर आप चलिएगा तो सफलता मिलेगी, सिविल सर्विसेज में भी मिलेगी। और बैकअप बिल्कुल अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको फॉरेन की डिग्री मिल सकती है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको फॉरेन की डिग्री मिल सकती है। अगर आप कहीं आप अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं हिंदुस्तान की, आप थोड़ा सा आप लोग गूगल को बेहतर उसमें यूज़ कीजिए। खाली यूट्यूब और गेम्स और फेसबुक रील और इंस्टा रील्स के आगे निकलेंगे तो बहुत कुछ है वहाँ पे ऑप्शन। सर एक अच्छा वक्ता किस प्रकार बने, एक अच्छा बोल करके सीरियसली अगर फिर किस्सा सुनाऊंगा तो बड़ी भाग रही है, मेरा करियर खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसा है, जब मैं पहली बार चढ़ा 2011 में मंच पे, मैं स्कूल में जब था, मैं एक रोचक किस्सा है, स्कूल में था तो एक कहानी है रिक वैन विंकल, हम लोग के ज़माने में पढ़ाई जाती थी। उसमें एक आदमी गांव में सो जाता है और वो 20 साल सोया रहता है। 20 साल सोने के बाद वो उठता है और गांव में वापस आता है, तो गांव में उसको कोई नहीं पहचान रहा है, क्योंकि बच्चे हो गए, जनरेशन निकल गई, बूढ़ा हो गया, दाढ़ी निकल गई। तो वो प्ले होने वाला था मेरे स्कूल में, तो मुझको रोल दिया गया, कोई बड़ा रोल नहीं था, पीछे बैठ के कंचा खेलने वाला, गोली खेलने वाला। मैं क्लास 4th में था और मैं इतना डर गया कि मैंने वो रोल नहीं किया और मुझको 1 हफ्ता सजा मिली कि लंच करने के बाद कान पकड़ के खड़ा करना है। तो मैं वो मुझको मंजूर था, लेकिन वो रोल मंजूर नहीं था, तो मेरा स्टेज का फियर वो था। 2011 में मुझको पहली बार यहाँ मौका मिला, एक ऐसे ही प्रोग्राम को मुझको एंकर करना था। मैं स्टेज पे उस पर पहले कभी नहीं बोला था और मैंने पहले जो 5 मिनट से उस एंकरिंग किया, मेरे वाइस चांसलर का ऑर्डर था तो मैं ना नहीं कर सकता था। फिर मेरे करियर का सवाल था, तो पहले 5 से 10 मिनट मैं कितना पसीना मुझको बहा होगा, कितने मेरे घुटने कांपे होंगे वो मैं जानता हूँ। दादा नहीं थे बैक स्टेज मेरे, लेकिन और इनके जैसे एक और दादा है मेरे भाई, वो थे। वो जब मैं पहली बार लौटा तो उन्होंने कहा कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैं हकला रहा था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरा चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था एक एसी हॉल में। उसके 5-7-10 मिनट बाद कुछ अंदर से आया, मुझको नहीं पता क्या आया, लेकिन मुझको लगा कि मेरे सामने कोई नहीं। मेरे पिताजी ने कहा था कि जाना तो सोचना कि कोई नहीं है तुम्हारे सामने, तब तक मैं सोच नहीं पाया था। और वो तारीख और आज की तारीख की, आज आप लोगों को मुझको पकड़ के उतारना पड़ेगा स्टेज से, ठीक है? तो ये एवोल्यूशन है, मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन होता है। आप जो करना चाहते हो निर्भीक होकर करो, निर्भीक होकर के। इंसान का सबसे बड़ा जो शत्रु होता है उसका स्वयं का भय होता है।
भाई छोड़ दो, हर चीज अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा ब्रीफ क्वेश्चन करना है, छोटा सा समय निकल रहा है। अब ये क्वेश्चन करके लास्ट क्वेश्चन। सर मेरा नाम वाणी बिजलानी है, मैं आरएन इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। सर मुझे भी आगे सिविल सर्विसेज में जाना, आई एम आईएएस एस्पिरेंट, फ्यूचर आईएएस एस्पिरेंट। सर मुझे कॉमर्स में एक्सप्लोर करना था क्योंकि मेरा कॉमर्स में भी इंटरेस्ट है, आर्ट्स में भी। तो सर आई चूज कॉमर्स एज अ बैकअप, मैंने 11th में कॉमर्स स्ट्रीम ली है, तो मैं कॉमर्स भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। सर इतनी नेगेटिविटी आती है, लोग कहते हैं तुम ह्यूमैनिटीज वाली हो, कॉमर्स में क्यों आ गई, कॉमर्स तुम्हारे लिए नहीं बना है, बैकअप नहीं होना चाहिए, तुम दो नाव पे एक टाइम पे पैर नहीं रख सकती हो, गिर जाओगी। अपने खुद के क्लोज वंस तक वो करते हैं। तो सर मैंने एज अ बैकअप चूज करके ये सही किया कि मुझे सिर्फ ह्यूमैनिटीज में जाना चाहिए था कि मुझे कॉमर्स ह्यूमैनिटीज दोनों पे फोकस करना चाहिए था, क्योंकि मैं वीकेंड्स पे से ह्यूमैनिटीज पे मैं फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। साइकोलॉजी भी मैं पढ़ती हूँ, लाइक मैंने 5th सब्जेक्ट वैसे लिया है साइकोलॉजी स्कूल में, एंड मैं कॉमर्स में मेन डेज में फोकस करती हूँ अपनी स्ट्रीम पे भी। तो ये किसने कहा कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज के लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं? सर ये मुझे भी पता है, साइंस वाले भी जाते हैं, सब पर जाते हैं। लोगों की सोच ऐसी है कि वो इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं कि नहीं कर सकते ह्यूमैनिटीज। आपने का नाम क्या बताया? सर वाणी बिजलानी, वाणी बिजलानी। वाणी आपने ना अपने आप आंसर खुद ही दे दिया है, मुझको आंसर की जरूरत नहीं है। आप स्वयं को इतना शक्तिशाली करो, मैंने संस्कृत में भी कहा ना, आप कॉमर्स लेके सक्सीड करो ना। आप क्यों घबरा रही हो, किस चीज की चिंता कर रही हो कि ह्यूमैनिटीज लोग तो ही करोगे? मैं कहूँगा आप कॉमर्स लेके सक्सीड करोगी। सर मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है कि हाँ मेरा अंदर वो पावर है कि मैं चेंज ला सकती हूँ, लाइक आई कैन क्रिएट द चेंज सिविल सर्विसेज में आके। देखो मैं आकर के अगर कहूँ कि वाणी तुमको ना बोलने आता है, ना चलने आता है, ना बात करने आता है, ना तरीका है, तो तुमको इसका असर पड़ना चाहिए? नहीं सर, नहीं पड़ना क्योंकि चाहिए। किसी की सोच मैटर ही नहीं करती है अपने तुम किस आश्रम में हो सोचो, इस आश्रम में हो सोचो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे स्कूल से थोड़ा बड़ा रहा होगा तो शिकागो पहुंच जाता है 1 महीने पहले कॉन्फ्रेंस के, उसके पॉकेट में पैसा नहीं है, उसके पास रहने को जगह नहीं है, और वो आदमी 20वीं सदी का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। तो कैसे? सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पे, सोच से सर, सिर्फ सोच से, सिर्फ इच्छा शक्ति से। तो अगर तुम्हारे पास इच्छा शक्ति है ना, दुनिया तो कहती रहेगी, लोग कहते हैं कुत्ते भौंकते हाथी अपने रास्ते चलता है। तो वो स्वरूप लाओ अपने अंदर ना, जो तुम कर रही हो, जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है। ये सब में गलतफहमियां हैं, हिंदुस्तान में गलतफहमियां हैं कि ह्यूमैनिटीज लोगे तो सिविल सर्विसेज करोगे, कॉमर्स करोगे तो सीए करोगे। कॉमर्स का आदमी बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, कॉमर्स का आदमी एक एस्ट्रोनॉट हो सकता है ना, कॉमर्स का आदमी होम्योपैथी पढ़कर के बहुत अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकता है। तो किसी के पास कोई ऑप्शन बंद नहीं है। अगर कुछ बंद है तो वो है हमारा सोचना, हम दूसरों को विचार को अपने विचार पे हावी होने देते हैं। अगर आपको किसी की सुननी है तो सिर्फ अपने माता पिता की सुनिए, और अगर आपको लगता है स्टेज पे कि नहीं इसके बावजूद भी हम कुछ कर सकते हैं तो आप वो करिए। आप अपने ब्रह्म पे, अपने अंदर के ईश्वर पे विश्वास रखिए, सब सही होगा। आप संतुष्ट हैं? यस, थैंक यू। मैं भी आपको काफी समझ लिया सबका। Sir, I have a different question and it's kind of important. ओके, so that will be important. Yeah, so I'm Aradha Agarwal. मैंने कॉमर्स लिया है। मेरे पापा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। So according to him, I should also be a CA because sometimes मैं पढ़ेगा that will be better for me. But according to me, like I am not so like influenced for CA. I am like opting for another streams also as in commerce. So I am very confused कि मुझे CA करना चाहिए कि मुझे CA नहीं करना चाहिए. There are many options like entrepreneurship and as well as like business, trading, many things are there. And मैं भी trading क्लास भी कर रही हूँ, मेरा मन entrepreneurship का भी है, मैं startup ideas भी सोच रही हूँ, मैं CA के लिए भी जाना चाहती हूँ. But as in I can't do everything at one time, right? I have to choose one thing. So like what should I do? Like, is this confusion okay? Confusion is very normal. Everybody will have this confusion. At this stage of your life, everybody will have a confusion. Because your father is a CEO, obviously he is looking for an option or a career where he can help you out. Look, every father does that. I am also a father. I'll ask my son to do something where I can help him out. But the fact of the matter is that
strong individuals don't need any help. They finally don't need any help. From parental help, I would say, in that sense, career-wise, not help as in other help, as in career-wise, they don't need any help. So if your mind is clear about what you want to do, if you want to run away from, and not run away is the wrong word, if you don't want to do CA just because your father is saying so, then that is wrong. But you want to explore other options, you have other ideas where you can give your best and 1% more, as I said. If you have those options, you have that thought process. But remember, if that thought process does not work out, don't feel disheartened. Don't feel depressed. Keep trying. Keep getting up. CA is a very good option. It's an excellent option. If you want to do CA, definitely do it. Don't do CA because your father is saying so I am a rebel. How can my father ask me to do something? Don't fall for that trap. Because youngsters of your age have that problem. कि पिताजी ने कहा है ना, ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे. ऐसा नहीं. अगर आप CA करना चाहती हो तो बिल्कुल CA करिए. अगर आप ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, यू हैव आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज हैं, तो आइडियाज को आपने कभी स्ट्रक्चर करके देखा है और इट इज जस्ट आइडियाज. So actually मेरे स्कूल में भी Shark Tank India हुआ था solo. So I had to present my startup idea. So I participated in that and I presented my startup idea. So yeah, I am interested in that. Then go ahead. The conclusion is very normal. Even if you don't become a CA, life is not going to end. You will have other options. That is what I have been saying regularly. That you have n number of options. You can switch over to data science. You can contribute to data science. You can contribute to n number of fields. Provided you have the zeal. So just keep that zeal, that enthusiasm to do something. The conclusion is normal. So that is the only thing I'll say. The conclusion is normal. Pretty normal. Okay. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस में सुनने के लिए. और धन्यवाद. मंजिल कदम चूमेगी इसका यकीन रख, बस शर्त है कि पहले थककर न बैठ जा. डॉक्टर मयंक नारायण सिंह सर ने बहुत ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग वे में टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सत्र उन्होंने लिया. प्रश्न काफी है, मैं जानता हूँ, किंतु हम सभी समय से बंधे हुए हैं. इसलिए अब हम प्रोग्राम की अगली कड़ी के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए जाएंगे. 15 मिनट का रिफ्रेशमेंट होगा जिसमें सभी डेलीगेट्स हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर से रिफ्रेशमेंट पैकेट लेके नीचे जाएंगे. वहाँ नीचे डस्टबिन है. स्वच्छ भारत अभियान के विषय में भी हमें ध्यान रखना है. 15 मिनट के बाद हम पुनः यहाँ मिलेंगे. आप बद्ध होकर निकलें और वहाँ से 15 मिनट बाद पुनः आए. नेक्स्ट सत्र में हम हमारे दूसरे वक्ता पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को सुनेंगे. धन्यवाद.